नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आ रहे हैं। मेरे साथ हैं कानपुर के लोकप्रिय विधायक सुरेश अवस्थी जी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद निषाद जी। आप दोनों का पहले तो प्रभात साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप ग्राउंड में जब आप लोग जाते हैं तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश के संगठन से जुड़े हुए लोग थे। माननीय संगठन महामंत्री जी ने हम सब लोगों को यहाँ पर भेजा है। मेरी जिम्मेदारी कैंट विधानसभा में लाभार्थी प्रमुख को बैठक करना है और उनके साथ संपर्क करना है। तो मैं जब कैंट विधानसभा के अपने 6 मंडल में जाना हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ की जो जनता है वो जनता 1 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि कब आए और कब हम जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप हम लोग उनको आशीर्वाद दें। क्योंकि पार्टी का जो अभियान है, घर घर जाकर स्टिकर लगाना, घर घर जाकर कैलेंडर देना, तो मैं जिस घर में जाता हूं, चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो जब हम लोग समझ जाते हैं कि जब कहीं कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा, जिससे भी हाथ जोड़ते हैं सामने वाले से समझ में आ जाता है ये वोट मेरा है कि नहीं है। जो मेरा निजी अनुभव कह रहा है कि काशी की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने का 1 तारीख का इंतजार कर रही है। 1 तारीख का इंतजार करिए। और निषाद जी, एक बार मैं ज़रा आपके पास ये आना चाहूँगा, और मैं आप बैठे रहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने एक आदेश देखा होगा कलकत्ता हाई कोर्ट का। वो आदेश सामने आया है और ये जग जाहिर हो गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की ही नहीं जा रही है, वो दिया भी जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देश के अंदर कांग्रेस ने बहुत बड़ा कुचक्र रचा है और धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देना, और वो भी आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का ले करके। मैं पिछड़े और दलित समाज के भाइयों से अपील करता हूं कि कांग्रेस के कुचक्र में अब फंसने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की चाल पूरे देश को समझ में आ गई है, जनता जनार्दन को समझ में आ गई है। ये इंडी गठबंधन के लोग ये महाभ्रष्टाचारी हैं, कोई जेल में है, कोई बेल पर है, और ये इनका जो हथकंडा आरक्षण को पिछड़ों से लेकर, दलितों से लेकर, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देना, ये बहुत गलत हुआ है। और निश्चित रूप से मोदी जी और देश की ब्यूरोक्रेसी ने, सब ने, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कोर्ट ने आदेश किया है। मैं आदेश का सम्मान करता हूँ और आने वाले समय पर मोदी जी के रहते पिछड़ों का, दलितों का सम्मान होगा। इनके हक अधिकार पर जो लूट मची है और ये इंडी गठबंधन के लोगों ने जो लूट मचाई है, उसको ख़त्म करने का काम मोदी जी करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो कल का संबोधन था, उसमें उन्होंने कहा भी कि राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है कि चाहे जो उनके पुरखे रहे हों, सब दलित विरोधी थे। उसने अपनी दादी, उसने अपने माँ, उसने अपने पिता जी के कार्यों की एक समीक्षात्मक जो बात की है, निश्चित रूप से स्वीकारा है कि सरकारों के रहते घोर घपलाबाजी और गरीबों के हक और अधिकार को सरकारों में इनके रहते हुए लूट मची है और लूटा गया है कि कहीं भी गरीब का सम्मान, गरीब का विकास को दस्तकर रखते हुए काम नहीं किया गया है। देश इनके कालखंडों में और ऊंचाइयों तक पहुंचा होता, विकास हुआ होता, यहाँ पिछड़े और दलितों को हक और अधिकार सरकार के नाते मिला होता, लेकिन नहीं मिला है। ये बिल्कुल अक्षर सा सत्य उस शहजादे ने बोला है। मैं आता हूँ आपके पास और प्रश्नों को लेकर। अवस्थी जी, हाल में मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो आप लोग डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तो डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों का क्या रुख दिख रहा है आपको? देखिए, देखने को उत्तर प्रदेश सरकार का जो सुशासन है उसको भी लोग याद करते हैं कि 2017 से पहले का जब उत्तर प्रदेश था, जहां बहन सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, भू माफियाओं के कारण गरीबों की ज़मीनें सुरक्षित नहीं थी। आज जब वो सुशासन याद रखते हैं तो उनको लगता है कि ये दोनों
बड़े भाई और छोटे भाई की जो सरकार डबल इंजन की सरकार है, वास्तव में यही जन कल्याणकारी सरकारें हैं। जी। और कल मेरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय राय, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे मोदी जी डर गए हैं इस बार, इसलिए उनको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है इस बार, वरना इससे पहले वो रुकते नहीं थे अपने संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार में खासतौर पर। देखिए, अब कांग्रेस के लोगों को कुछ न कुछ तो बोलना है, जी और जहाँ तक मुझे मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे मार्मिक शब्द कहा जी कि मेरी माँ ना होने, जब से मेरी माँ नहीं है नामांकन में, तो माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। जी और जब माँ गंगा ने गोद लिया है तो बेटा तो उनके शरण में आएगा ही आएगा। जी तो ये अनर्गल बातें हैं। इन बातों का कांग्रेस का इस तरीके की चीज़ें खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बातें हैं। जी, इससे बिल्ली खंभा नोचे। देखना होगा परिणाम क्या रहता है। सर, आप जिस समाज से आते हैं, अगर हम इस पूर्वांचल बेल्ट की बात कर लें तो बहुतायत संख्या है, क्या लग रहा है, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है उसने भी इस जो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश तो की है? सामाजिक समीकरण अब साधने वाली बात नहीं रह गई है मित्र। जी कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात का भाई और बहन हो, जी जो जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, जी बहुत लंबे काल खंड बाद जनता इंतजार कर रही थी कि हमारे दुखती रग में कौन हाथ रखेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय। मोदी जी ने ऐसा कानून का राज, ऐसा सुशासन कि घर बैठे बैठाए उनके दरवाजे और घर में पहुंचा है। किसी को नेता के चक्कर नहीं लगाने पड़े, किसी को अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़े, लेखपाल तहसीलदार के यहाँ नहीं जाना पड़ा। जनता जनार्दन को उसकी चिंता मोदी जी ने घर बैठे बैठाए की है। जी जी। और अगर हम देखें, जो विपक्ष की चुनौती है उसको आप कितना बड़ा मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं साथ साथ। ये घमंडिया गठबंधन के लोग महाभ्रष्टाचारी हैं। इनकी शैली और इनकी सोच, इनकी राजनीतिक समझ जनता जान चुकी है। ये सरकार में भी रह चुके हैं। राहुल गांधी 10 साल लगातार मनमोहन सरकार का संचालन करते रहे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। किसानों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, सामाजिक ऐसे सभी पिछड़े वर्ग के लोगों का कतई चिंता नहीं की है। एक क्षेत्र विशेष के लोगों की चिंता की है, एक धर्म विशेष के लोगों की चिंता की है, परिवार की चिंता की है, और सिर्फ तुष्टीकरण आधार रहा है राजनीति करने का। इनको अपने वोट की चिंता रहती है, इनको सर्व समाज और सर्व पिछड़ों की, दलितों की चिंता नहीं रहती है। जी। और इस चुनाव में देखें तो प्रधानमंत्री जी पर जो सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है वो इस बात को लेकर हुआ है कि ये अगर दोबारा से अगर आ गए और 400 सीटें ले आए तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे, ये चुनाव आखिरी होगा। निचले स्तर तक ये जो विपक्ष है इस आरोप को लेकर गया है लोगों को। निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचारी लोगों को डर सता रहा है, और जनता ने आवाज़ लगा दी है अब की बार 400 पार, और फिर मोदी सरकार। और ये इन्होंने जो घोर घपले किए हैं, देश में लूटने का काम किया है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है, जनता के विकास को लूटा है, और जो देश को खोखला करने का काम किया है। इनका जो भ्रष्टाचार से आकंठे डूबे हैं, इनको अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। अब इनको लगने लगा है ईडी सीबीआई लगातार इनके फाइलें 10-15 वर्षों से पेंडिंग है, इन पे कार्रवाई होंगी, और जिसने भी लूट मचाई वो जेल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि जो लूट का जो माल है मैं जनता को लौटाऊंगा। आपको लगता है कि वो वादा पूरा करेंगे? जनता को लगने लगा है ना। ये 10 साल के अंतर्गत यहाँ की भूख खत्म कर सकते थे राजनीतिक दल, यहाँ की सरकारें। यहाँ प्यास खत्म कर सकते थे, यहाँ लोगों को झोपड़ी से छत दे सकते थे, यहाँ दवाई दे सकते थे, यहाँ शुद्ध जल दे सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। सिर्फ अपने घर भरे, अपने परिवार के घर भरे, इनके चमचों ने अपने अपनी जेबें भरी हैं। इन्होंने लूट मचाई, गरीब का कल्याण किसी ने नहीं किया है तो सिर्फ मोदी जी ने। उसी की वजह से तो नारा लग रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। अवस्थी जी, आप संगठन के व्यक्ति हैं, है ना, और प्रदेश भर में भी आपका बातचीत होती रहती होगी। पिछली बार अगर हम देखें तो उससे बीजेपी इस बार कितना आगे जा रही है यूपी में? देखिए, पिछली बार से हम लोग बढ़ेंगे, निश्चित तौर से बढ़ेंगे। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संगठनात्मक बैठक में जो संदेश भेजा है कि हम सब लोगों को पिछली बार जितना वोट मिला था
उससे उन बूथों पर 370 बूथ बढ़ाकर जाना है। जी संगठन का एक एक कार्यकर्ता उसी प्रधानमंत्री जी के जो आदेश है उसको मानते हुए नीचे हम सब लोग काम कर रहे जी। हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से नीचे उत्साह है, जी। उस उत्साह से हमें लग रहा है कि विपक्ष को अब की बार राहुल गांधी भी जीतने वाले नहीं हैं। जी तो 80 में 80 हमको मिलने वाली हैं, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। जी। और एक समस्या बड़ी आती है कि आपने 370 वोट अतिरिक्त की बात की, लेकिन मतदान प्रतिशत है वो अच्छा नहीं निकल पा रहा है। आपके भी इलाके की बात करें, कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, उस क्षेत्र की बात कर लें, तो मतदान के लिए लोग निकल नहीं रहे हैं। तो आप क्या यहाँ पर बनारस में या इस एरिया में कैसे मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें? ये बात सच है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा जो है पहले चरण में गड़बड़ाया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय सुनील बंसल जी, माननीय अपने अन्य प्रांतों के अध्यक्ष और उन लोगों ने जो संगठन की बैठक की योजना बनाई है, उससे हम लोगों के बाकी के चरणों में मतदान की प्रतिशत सुधरा है। जैसे आप कानपुर की ही चर्चा करते हैं, तो कानपुर में भी हम लोगों का जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है। इसी तरीके से मानो एक कैपिटल सिटीज़ में जैसे माननीय लखनऊ का है, लखनऊ का थोड़ा सा घटा है, लेकिन आप देखिए रूरल क्षेत्र में किसानों की मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। इस तरीके से हम जानते हैं कि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे में हम लोग आशावान्वित है कि हम सब लोगों को उतना मिलना ही मिलना है। जी बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा सर कि आज शाम छठे चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। क्या अब तक का जो मतदान हुआ है उसमें आप बीजेपी की और एनडीए की स्थिति देख पा रहे हैं? 5वें चरण तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी 325 के पार हो चुकी है और ये छठवें चरण के मतदान पर हम और आगे बढ़ जाएंगे जी। और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हम जीत कर आ रहे हैं। कहीं दो राय नहीं है, कहीं धोखा नहीं है। और मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं वो ऐसे काम हैं कि उनकी नितांत आवश्यकता थी। मोदी जी ने हमारे आस्था के केंद्रों पर राम का मंदिर की स्थापना की है, 500 वर्षों से लटका के रखा था। हमारे काशी में लोग मायूस होकर लौट जाते थे, गलियों से बड़ा दुखी होकर जाते थे। हमारे काशी को मोदी जी ने ठीक करने का काम किया है। विंध्यवासिनी माँ को, गलियारों को भी सुधारा है। अरे मेरे आस्था के केंद्रों को मोदी जी ने सनातन संस्कृत के झंडे को लेकर जो एक लहराया है देश के अंदर, आत्मसम्मान, आत्मगौरव बढ़ा है। हिंदुत्व की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को जो प्रमोशन करने का काम किया है, हम बहुत मोदी जी के आभारी हैं। और मोदी जी को इसीलिए तो जनता प्यार कर रही है, स्नेह दे रही है। और मोदी कहती है कि मोदी हमारा है। और मोदी जन कल्याण के कार्य हों या आस्था के केंद्रों को सुशोभित करने का काम हो, मोदी जी ने, मैं कह सकता हूँ आज पूर्णता को प्राप्त होना, इस कालखंड को कहेंगे पूर्णता को प्राप्त होना। ये कालखंड मोदी जी का ऐसा है। जी बिल्कुल। और अवस्थी जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे भी कि हमने देखा कि हर जगह लगता है कि घर घर मोदी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर प्रचार चला दिया हर दिल में मोदी। देखिए, जितना मैं नीचे जाके देख रहा हूँ बनारस में, वास्तव में प्रधानमंत्री जी का जो जननायक का स्वरूप है, वो स्वरूप लोगों ने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि 2014 से पहले का जो बनारस था और आज 2014 के बाद का जो बनारस है, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से बनारस को अपना घर मानते हैं और बनारस के हर बड़े बुजुर्ग का
सम्मान करते हैं, उसी तरीके की बनारस की अपनी संस्कृति है कि अगर कोई अपना मानता है तो वो अपना एक कदम और आगे बढ़कर मानते हैं। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ की माताओं ने, यहाँ के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने परिवार का सदस्य माना है और मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के विधायक अवस्थी जी और सांसद निषाद जी, और बड़ी प्रखरता से चुनावी मुद्दों से जुड़े प्रश्नों का इन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल परिणाम क्या होगा तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।